जी मैं प्रवेश कुमार कृषक इंटर कॉलेज धोबापुर से। बेटा आज हम क्लास 12 के बारे में विषय विज्ञान जूलॉजी जिसमें यूनिट सेकंड आनुवांशिकी और विकास, ठीक है, जिसका अध्याय 8 है वंशागत का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवांशिकी। इसको हम आज पढ़ाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको गुणसूत्र के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या है, ठीक है, इसको हम परिभाषित करते हैं। गुणसूत्र क्या है, इसको हम परिभाषित करते हैं। तो देखिए, इसको हम इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये जीव की कोशिका, ये जीव की कोशिका के केंद्रक, ये जीव की कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा, ऐसी धागे नुमा संरचनाएं या रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। क्या है? ये जीव की कोशिका के केंद्रक में, ये जो जीव होती हैं उनकी जो कोशिका होती है, जिसको हम सेल कहते हैं, सेल के केंद्रक में, ठीक है, धागे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। अब स्ट्रासबर्गर कौन है? एक हमारे साइंटिस्ट हैं, स्ट्रासबर्गर, ठीक, स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की। 1875 में इसकी खोज की थी, ठीक है। एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं वाल्डियर। कौन है? वाल्डियर। जो वाल्डियर महोदय हैं, वाल्डियर महोदय ने 1888 में वाल्डियर महोदय ने 1888 में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। गुणसूत्र शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। वो भी कब किया था? कोशिका विभाजन के अध्ययन के समय, ठीक है। जब कोशिका विभाजन का अध्ययन कर रहे थे वाल्डियर महोदय ने, उस समय 1888 में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले देखते हैं गुणसूत्र क्या होता है। ये जीव की कोशिका के केंद्रक में जो भी जीव होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स होती हैं, जो कोशिका होती हैं, उनके जो केंद्रक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस में धागे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक। अब स्ट्रासबर्गर ने 1875, स्ट्रासबर्गर हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि 1875 में इसकी खोज की थी, ठीक है। 1875 में स्ट्रासबर्गर ने खोज की थी। और वाल्डियर महोदय, ठीक है, ये भी हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सन 1888 में 1888 में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। वो भी कब किया था? जब वे कोशिका का क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। उस समय उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब ये केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं, ये केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं, या लिख सकते हैं कि गुणसूत्र केंद्रक
गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है, पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, जो कुंडलित, मतलब जो इनकी रचना होती है वो कैसे होती है? कुंडलित होती है, धागेनुमा। कुंडलित धागेनुमा संरचना होती है। संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तथा विभाजन के पश्चात, जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय, तथा विभाजन के पश्चात, तथा विभाजन, ठीक है, के पश्चात यह संघनित होकर, ठीक है, तथा विभाजन के पश्चात यह संघनित होकर दंडाकार, कैसे? दंडाकार, मतलब दंड के आकार का। ठीक है, दंडाकार, सर्पिलाकार, ठीक है, सर्पिलाकार तंतुनुमा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तंतुनुमा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुणसूत्र क्या है। ये जीव की कोशिका के केंद्रक में धागेनुमा रचनाओं के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। कब की थी? 1875 में। ठीक, वाल्डियर महोदय जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1888 में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाने वाले कौन है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है, जो कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? धागेनुमा। जैसे आपने देखा होगा, धागा होता है, पतला होता है, और वो जो है हमें दिखाई देता है, सेम वैसे ही कंडीशन में जो गुणसूत्र होता है वो हमें दिखाई देता है। जबकि विभाजन के पश्चात, जब इसका विभाजन होता है तो उसके पश्चात ये संघनित होकर, क्या? ये संघनित होकर दंडाकार, दंड के आकार का, सर्पिलाकार तथा तंतुनुमा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा गुणसूत्र है। अब हम गुणसूत्र की संरचना या गुणसूत्र का रासायनिक संगठन पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, कि गुणसूत्र में क्या क्या होता है, इसका संगठन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग है आपके गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। ठीक है, संगठन का, ठीक, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें जो डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए। ठीक है, उसका जो है वो कितने % पाया जाता है डीएनए? तो डीएनए पाया जाता है लगभग 40%।
ठीक है। जो गुणसूत्र में जो डीएनए होता है वो कितना पाया जाता है 40%, मतलब 40% जो है वो डीएनए होता है। आरएनए कितना होता है? आरएनए पाया जाता है 1 से 10%। ठीक है, 1 से 10% क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो आपका डीएनए लगभग 40% हो गया, आरएनए आपका 1 से 10% हो गया। दूसरा आपका हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 40 से 50% तक पाया जाता है। ठीक है, 40 से 50% पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो कितना पाया जाता है? वो 10%। कितना होता है? 10% होता है। ठीक है, तो ये हमारे गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन है, रासायनिक संघटन, केमिकल कंपोजिशन है, जिसमें डीएनए लगभग 40% पाया जाता है, आरएनए 1 से 10% पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन कितना पाया जाता है? 40 से 50% पाया जाता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कितना पाया जाता है? 10% पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए का तो फुल फॉर्म आप जानते हैं। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, इसका क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब प्रोटीन, प्रोटीन की खोज किसने की थी? जे वर्जीलियस ने। किसने की थी? जे वर्जीलियस महोदय ने, जे वर्जीलियस महोदय ने। ठीक है, तो ये गुणसूत्र का रासायनिक संगठन हो गया है, जिसमें डीएनए लगभग 40% होता है, आरएनए 1 से 10% पाया जाता है, और हिस्टोन प्रोटीन वो 40 से 50% होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कितना पाया जाता है? वो 10% पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम नोट में आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको हम नोट में बता दे रहे हैं डीएनए के बारे में। क्या बता दे रहे हैं? नोट के बारे में हम आपको, नोट में डीएनए के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो डीएनए होता है, क्या जो डीएनए होता है, ठीक है, वह गुणसूत्र का, जो डीएनए होता है वह गुणसूत्र का मुख्य घटक है। किसका घटक है? डीएनए गुणसूत्र का मुख्य घटक है। डीएनए गुणसूत्र का मुख्य घटक है। ठीक है ना, इसे पिकोग्राम में मापते हैं। इसे किसमें मापते हैं? पिकोग्राम में। ठीक है ना, इसको डीएनए जो है गुणसूत्र का मुख्य घटक है, और इसे हम पिकोग्राम में मापते हैं। इसे हम किसमें मापते हैं? पिकोग्राम में मापते हैं। ठीक है ना, और 1 पिकोग्राम बराबर, 1 पिकोग्राम में एक पिकोग्राम में 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम होते हैं। कितना होता है? 1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मनुष्य की कुल जितनी भी सेल्स हैं, मनुष्य की कुल कोशिकाओं में, मनुष्य की
कुल कोशिकाओं में कितना डीएनए पाया जाता है? 100 ग्राम डीएनए पाया जाता है। कितना ग्राम पाया जाता है? 100 ग्राम। ठीक है, ये आपको नोट में बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि डीएनए गुणसूत्र का मुख्य घटक है। ठीक है, डीएनए का जो है, डीएनए गुणसूत्र का मुख्य घटक है। इसे हम पिकोग्राम में मापते हैं। ठीक है, 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम होता है। अब मनुष्य की कुल कोशिकाओं में 100 ग्राम डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये हमने नोट में बता दिया है। अब आपको पढ़ना है गुणसूत्र की संरचना। क्या पढ़ना है? गुणसूत्र की संरचना। आइए बेटा, अब हम गुणसूत्र की संरचना के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ये क्या है आपका? गुणसूत्र की संरचना। ठीक, अब हम गुणसूत्र में सबसे पहले देखते हैं जो गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम हिंदी में तंतुवक कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतुवक कहते हैं। इसके बाद में फिर मैट्रिक्स पाया जाता है, जो एक जेली सदृश संरचना होती है, जो कि गुणसूत्र के अंदर रहती है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के बाद में फिर गुणसूत्रीय तंत्र पाया जाता है, और उसी गुणसूत्रीय तंत्र पर क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर गुणसूत्र बिंदु होता है, जिसको हम प्रथम संकीर्ण कहते हैं। उसके बाद में फिर द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, और लास्ट में जो गुणसूत्र होता है उसके सिरे पर एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तंतुवक की ये पतली झिल्ली संरचना होती है या बाहरी आवरण होता है, जैसा कि मैंने बताया है। फिर उसके बाद में मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको हम आधार द्रव कहते हैं। इसके अंदर भरे समांगी जेली सदृश तरल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, फिर गुणसूत्रीय तंतु। आधार द्रव में कुंडलित धागे समान 2 क्रोमोमेट्स या गुणसूत्रीय तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं? इसमें प्राथमिक संकीर्ण इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक संकीर्ण भी कहते हैं। ठीक, फिर गुणसूत्र बिंदु के नीचे क्या पाया जाता है? द्वितीयक संकीर्ण। द्वितीयक संकीर्ण क्या होता है? कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्ण व द्वितीयक संकीर्ण भी पाए जाते हैं। किसी किसी पर नहीं पाए जाते हैं, किसी किसी गुणसूत्र पर प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्ण दोनों पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में उसी के ऊपर गोल घुंडी के समान संरचना दिखाई देती है। ये देखिए, ये गोल संरचना घुंडी के समान होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट बोलते हैं, जो कि गोल है, घुंडी के समान है, जो कि सबसे ऊपरी भाग होता है गुणसूत्र का। ठीक, उसके बाद में सैटेलाइट क्या है? यह गुणसूत्र के सिरे पर स्थित गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसी को हम सैट गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सैट गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक, तो ये आज हम सब लोगों ने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में पढ़ने के बाद में हमने गुणसूत्र का संगठन पढ़ा है। गुणसूत्र की संगठन पढ़ने के बाद में हम सब लोगों ने गुणसूत्र की संरचना के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में गुणसूत्रीय वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।